गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक की क्लास में हमने पढ़ा कि पोलराइजेशन क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, उसके बाद में ध्रुवण तल क्या होता है, कंपन तल क्या होता है, अध्रुवीय प्रकाश और ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त करने की विधियां पढ़ी थी हमने। पहली विधि हमने पढ़ी थी कि परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, फिर अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त करना। अब ये द्वि अपवर्तन होता क्या है और कैसे, इसको हमने 20 में ही रोक दिया था, तो आज इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। देखो, द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इसमें दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला तो हम इसको थ्योरेटिकल रूप में मैंने आपको कल बताया था कि ये एक कैल्साइट या आइसलैंड स्पार क्रिस्टल होता है। जब इस पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो ये प्रकाश किरण को, यानी कि एक प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं तो अपवर्तन के पश्चात हमें दो अपवर्तित प्रकाश किरण दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, द्वि अपवर्तन कहते हैं। और जिसके द्वारा ये घटना होती है, जिसके पृष्ठ द्वारा, जिस क्रिस्टल द्वारा होती है, उसे हमने क्या कहा था, द्वि अपवर्तन पृष्ठ कहा था। फिर इसके प्रयोग के रूप में हमने ये कहा था कि एक सफेद कागज पर यदि हम एक स्याही की बूंद लगाएं और उस स्याही की बूंद पर कैल्साइट क्रिस्टल या आइसलैंड स्पार का क्रिस्टल रखते हैं तो हमें दो बूंदें दिखाई देती हैं। सपोज दैट क्या हुआ, ये हमने कागज का टुकड़ा ले लिया और इस पर स्याही रखा तो हमारे को दो बूंदें दिखाई दे रही है, एक बूंद ये और एक बूंद ये। इस बूंद को मैंने ओ नाम दे दिया, इस बूंद को मैंने ए नाम दे दिया। यहां से क्या होता है, जब प्रकाश आपतित होता है तो कौन सा होता है, अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, या ऐसे कहें यहां से प्रकाश आपतित हो रहा है। और यहां पर क्या है, हमने क्रिस्टल ले लिया, हमने क्या ले लिया, क्रिस्टल ले लिया, और इस क्रिस्टल में इस कोण को मैंने नाम, इस कोण का माप हो गया 109 डिग्री और इसका हो गया 71 डिग्री। ठीक है। जब यहां से ये अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होता है तो यहां से दो तरंगे, दो किरण प्राप्त होती हैं, एक ऐसी और एक सीधी पारगमित हो जाती है। ये जो सीधी पारगमित होती है ये समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है और इसे ई किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ई किरण। और ये क्या होता है, ओ किरण होता है। क्या होता है, ओ किरण होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होगा, ये कौन सा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। ये क्या है, कैल्साइट या आइसलैंड स्पार क्रिस्टल है। ठीक है। जब कैल्साइट क्रिस्टल या आइसलैंड स्पार क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करवाते हैं तो अपवर्तन के पश्चात उस प्रकाश तरंग या किरण को वह दो अपवर्तित तरंगे प्राप्त होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, द्वि अपवर्तन कहते हैं। तथा जिस तल या पृष्ठ से ये अपवर्तन होता है उसे कहते हैं द्वि अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब हमने क्या किया, एक सफेद कागज लिया, उस सफेद कागज पर हमने एक स्याही की बूंद बना दी
और शाई की बूंद बनाने के पश्चात कैल्साइड क्रिस्टल या आइसलैंड स्पर क्रिस्टल हमने इस पर रखने के पश्चात हम देखते हैं कि हमें एक बूंद के स्थान पर दो बूंदें दिखाई देती है। जब दो बूंदें दिखाई देती हैं तो एक बूंद और उस क्रिस्टल को दो बूंद दिखाई देने के पश्चात हम घुमाते हैं, चक्कर करवाते हैं, घुमाते हैं, तो एक बूंद स्थिर रहती है तथा दूसरी बूंद उस स्थिर बूंद के चारों ओर चक्कर लगाती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है। ठीक है, जो बूंद स्थिर होती है उस बूंद को हमने नाम दे दिया ओ बूंद, और जो बूंद गतिशील होती है, चक्कर लगाती है उसके चारों ओर, उसे मैंने नाम दे दिया ई बूंद। ठीक है, जो स्थिर रहती है वह बूंद अपवर्तन के सामान्य नियमों की पालना करती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह ओ बूंद इस क्रिस्टल के हर दिशाओं में इनका वेग क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। और इससे ओ बूंद द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कौन सा होता है, साधारण प्रतिबिंब होता है। कौन सा होता है, साधारण होता है। इससे जो प्रतिबिंब बनेगा कौन सा होगा, साधारण होगा, और ये अपवर्तन के सामान्य नियम की पालना करेगी और क्रिस्टल में हर संभव दिशाओं में इसका जो वेग होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। तथा जो चक्कर लगाती है वो ई किरण होती है, और ई किरण अपवर्तन के सामान्य नियम की पालना नहीं करती, और क्रिस्टल में हर संभव दिशाओं में इनका जो वेग होता है वो समान नहीं होता, बराबर नहीं होता। ठीक है, ये दोनों किरणें ई और ओ तल में क्या होती हैं, इनके जो कंपन होते हैं वे एक ही तल में लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत। ठीक है, इससे इन क्रिस्टल द्वारा प्रकाश की जो ओ किरण और ई किरण होता है उसमें क्या होती है, भिन्नता प्रतीत करते हैं, तथा इसके द्वारा निकोल प्रिज्म बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, निकोल प्रिज्म बनाया जाता है, जो इसी द्वि अपवर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, या ऐसे कहें कि ओ किरण या ई किरण को कैल्साइड क्रिस्टल द्वारा विभक्त करके निकोल प्रिज्म बनाया जाता है, जो प्रकाश के द्वि अपवर्तन सिद्धांत पर, या ऐसे कहें कि द्वि अपवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म होता क्या है और कैसे इसको क्या होता है, कैसे किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और ध्रुवीय प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, ये चौथा पॉइंट है। प्राप्त करने की विधि कौन सी, चौथी है, निकोल प्रिज्म। क्या होता है निकोल प्रिज्म, देखो इसमें ये कह सकते हैं कि जो निकोल प्रिज्म होता है, ये निकोल प्रिज्म है, ये निकोल प्रिज्म द्वि अपवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, ये अध्रुवीय प्रकाश से ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त करता है तथा उसका विश्लेषणात्मक करता है, विश्लेषण करता है उसका, किसका, ध्रुवीय प्रकाश का। तो उसको हम परिभाषित ऐसे कह सकते हैं कि द्वि अपवर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति, द्वि अपवर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति या ऐसी प्रकाशिक युक्ति, द्वि अपवर्तन पर आधारित ऐसी प्रकाशिक युक्ति जिसके द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है तथा प्रकाश का विश्लेषण किया जाता है, निकोल प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, निकोल प्रिज्म कहलाता है।
निकोल प्रिज्म में कैल्साइट क्रिस्टल द्वारा अपवर्तित दोनों किरणों में एक किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा परावर्तित करके अलग किया जाता है तथा दूसरी किरण को पारगमित किया जाता है, जिससे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। जिससे क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। इसमें मैंने इसकी बनावट बना रहा हूं मैं। ये मैंने निकोल प्रिज्म ले लिए, इसके पृष्ठतल ले लिए, इसके मैंने दो इसके क्या बना दिए? कर्ण बना दिए। ये लो, ठीक है। इसकी बनावट भी कह सकते हैं अपन इसको, और निकोल प्रिज्म कैसे प्राप्त होता है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम ये देखते हैं कि इसका मैंने नामकरण कर दिया ए, बी, सी और डी। अब इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो यहां से मैंने भी प्रकाश लिया, ये प्रकाश स्रोत ले लिया, इस प्रकाश स्रोत से अध्रुवित प्रकाश इससे निकोल प्रिज्म पर आपतित होता है। इससे निकोल प्रिज्म जो कोने होते हैं, यानी कि इनके जो कोण होते हैं, ये लगभग 71 डिग्री से 109 डिग्री के मध्य होते हैं तथा इन कोणों को इस प्रकार घिसा जाता है कि घिसने के पश्चात इनके जो कोण हैं वो परिवर्तित होकर 68 डिग्री में 112 डिग्री हो जाते हैं। 68 डिग्री से कितना हो जाता है? 112 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूं कि यदि इस कोण का मान कितना मान के चलूं मैं 68 डिग्री मान लो, तो इस कोण का मान कितना होगा? पूरे का मान 112 डिग्री होगा, नहीं होगा? ये बढ़ जाएगा ऐसे आगे, ऐसे कुछ होगा ये, और ये ऐसे कुछ होगा, और ये कितना हो जाएगा? फिर 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब अध्रुवित प्रकाश इस क्रिस्टल पर आपतित होती है, इस क्रिस्टल पर आपतित होती है, तो ये दो प्रकाश तरंगों में विभक्त हो जाती है। ये पारगमित हो जाती है और इससे जो प्राप्त प्रकाश होता है वो कौन सा होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। ये जो इनके विकिरण हैं, दो त्रिभुज हमारे पास में, ये विकिरण बीडी है, इन विकिरणों को कनाडा बाल्सम सीमेंट द्वारा जोड़ा जाता है। ये सीमेंट व्हाइट सीमेंट भी होती है, सफेद कलर की सीमेंट होती है भैया, सफेद सीमेंट भी कह सकते हैं इसको, जिसका नाम क्या है? कनाडा बाल्सम सीमेंट। ठीक है, यहां से भी देखते हैं कि एक किरण पारगमित हो जाती है तो दूसरी किरण इस कनाडा बाल्सम सीमेंट की परत से परावर्तित होकर पुनः उसी फलक में
परावर्तित हो जाती है, पुनः उसी प्लग में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तथा यह किरण इस फलक को काले रंग की पॉलिश करते हैं, जिसके कारण इस किरण का अवशोषण हो जाता है। इसे ओ किरण कहेंगे और इसे ई किरण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, ई किरण कहेंगे। ठीक है, ये इसकी बनावट हो गई। ठीक है, अब ये इसकी कार्यविधि और बनावट हो गई। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि पहला हमने क्या कहा, निकोल प्रिज्म किसे कहेंगे, यानी कि द्विव अपवर्तन पर आधारित ऐसी प्रकाशिक युक्ति जिसके द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है तथा प्रकाश का विश्लेषण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निकोल प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें हमने ये पढ़ा कि निकोल प्रिज्म द्वारा जो हम ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं, उस ध्रुवित प्रकाश में कैल्साइड क्रिस्टल या आयस्ट्रीन स्पायर के दो टुकड़े होते हैं, जिसके एक भाग पर हम काले रंग की पॉलिश कर देते हैं, जिससे जिसकी वीकेंड बीडी होते हैं उनको कनाडा बाल्सन सीमेंट से हम जब संयोजित करते हैं तो एक प्रकाश किरण ओ इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है और काले रंग द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, एक भाग द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ए इससे पारगमित होकर आगे हमें प्राप्त होती है, जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसके निकोल प्रिज्म हो गया। अब इसकी बनावट में क्या हुआ, बनावट में ये कह सकते हैं कि निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइड क्रिस्टल का एक टुकड़ा लेते हैं, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी होती है। लंबाई कितनी होती है, लंबाई का मान 3 गुना चौड़ाई के बराबर होता है, यानी कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी होती है। और क्रिस्टल के एबी व सीडी पृष्ठ को, ये एबी और सीडी पृष्ठ को इस प्रकार घिसते हैं या इतना घिसते हैं कि इन कोणों के जो कोण होते हैं 71 डिग्री और 109 डिग्री, उनका मान परिवर्तित होकर 68 डिग्री और 112 डिग्री प्राप्त होता है तथा इनके विकिरण बीडी को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि दोनों समांतर फलकों को काटे तथा इनको जब जोड़ते हैं तो कनाडा बाल्सम सीमेंट का उपयोग करते हैं, जो एक व्हाइट सीमेंट होती है। ठीक है, जिसके द्वारा एडी व बीडी फलकों को काला रंग कर देते हैं ताकि प्रकाश बाहर ना निकले। इससे एडी और ये बीडी, ये जो फलक होते हैं, इनको हम ब्लैक कर देते हैं ताकि जो प्रकाश अपवर्तित होता है वो बाहर की ओर ना निकले। ठीक है, अब आता है हमारे पास में कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होगा कि जब समतल अध्रुवित प्रकाश निकोल प्रिज्म की सतह एबी पर आपतित होता है तो वह क्रिस्टल द्वारा द्विव अपवर्तन से 2 किरणें ओ व ई में विभक्त हो जाता है। ओ किरण के लिए क्रिस्टल का अपवर्तनांक 1.6, इसके लिए क्रिस्टल का अपवर्तनांक होता है वो 1.658 होता है। ये क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तथा कनाडा बाल्सन सीमेंट का अपवर्तनांक 1.55 होता है। इसका कितना होता है, 1.55 होता है। किसके लिए, ओ किरण के लिए, जिसके कारण ओ किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो क्रिस्टल से कनाडा बाल्सन सीमेंट पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण प्राप्त होती है, जिससे ओ किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जिससे क्या होता है, देखो भाई, इस क्रिस्टल का क्या होता है, ओ किरण के लिए 1.658 होता है, जबकि कनाडा बाल्सन सीमेंट का अपवर्तन कितना होता है, 1.55 होता है। हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने ये पढ़ रखा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में
जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण पूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट जाती है, अर्थात उस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इसी प्रकार यहां पर जो ओ किरण है, ये ओ किरण 1.658 अपवर्तनांक वाले माध्यम से 1.55 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जब प्रवेश करती है, आपतन कोण की क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो वह प्रकाश किरण ओ उसी माध्यम में लौट जाती है तथा उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, जिससे वो किरण पूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट जाती है तथा परावर्तित किरण काले रंग, ये जो काला रंग का भाग होता है ए बी, इस काले रंग के भाग द्वारा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ई किरण के लिए क्रिस्टल का अपवर्तनांक 1.648 होता है। जो ई किरण होती है इसके लिए जो अपवर्तनांक होता है इस क्रिस्टल का वो कितना होता है, 1.468 होता है, 1.468 होता है। जबकि कनाडा बाल्सम सीमेंट का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.55 होता है, जिसके कारण जो ई किरण है वो विरल माध्यम से किसमें प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे यह प्रकाश किरण क्रिस्टल द्वारा ध्रुवित होकर निर्गत हो जाती है और निकोल प्रिज्म से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, समतल प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, ये साथ संपूर्ण निकोल प्रिज्म था। एक बार इसको दोबारा समझ लो, पहली बात होती है निकोल प्रिज्म किसे कहते हैं, यानी कि द्विव अपवर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति, ऐसी प्रकाशिक युक्ति जिसके द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है तथा प्रकाश का विश्लेषण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निकोल प्रिज्म कहते हैं। इस निकोल प्रिज्म में ये भी पढ़ सकते हैं कि इसके द्वारा द्विव अपवर्तन के पश्चात दो प्रकाश किरणें प्राप्त होती है, जिससे एक प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा दूसरी प्रकाश किरण निर्गत होती है, जिससे हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, अब आती है बनावट में ये कह सकते हैं कि निकोल प्रिज्म बनाने के लिए हम एक क्रिस्टल लेते हैं, और क्रिस्टल कौन सा लेते हैं, आइसलैंड स्पॉल ले लो या तो आइसलैंड स्पॉल ले लेंगे या ले लेंगे कैल्साइट क्रिस्टल ले लेंगे। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई के 3 गुने के बराबर होती है। इनके जो कोने होते हैं, इन कोनों को इस प्रकार के साथ आता है कि इनका कोण 71 डिग्री और 109 डिग्री से 68 डिग्री और 112 डिग्री प्राप्त होता है, तथा इनके फलकों को इस प्रकार काटा जाता है कि इसके विकिरण बीडी को जब संयुक्त करें कनाडा बाल्सम सीमेंट से या सफेद सीमेंट से, तो वो एक कोण के साथ में क्या हो, संयोजित। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, बनावट होगी। अब इसमें ये कह सकते हैं कि कार्यविधि कैसे होगी, जब किसी प्रकाश स्रोत से अध्रुवित प्रकाश कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह दो प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाता है, प्रकाश किरण ओ और प्रकाश किरण ई। ठीक है, दो प्रकाश किरणें होंगी, एक प्रकाश किरण ओ होगा, दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, ई होगी। जो प्रकाश किरण ई ओ है, ये प्रकाश किरण ओ के लिए इस क्रिस्टल का अपवर्तनांक 1.658 होता है तथा कनाडा बाल्सम सीमेंट का अपवर्तनांक 1.55 होता है। ठीक है, जो ये ओ किरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्या कर रही है, ओ किरण प्रवेश कर रही है। तो अधिक अपवर्तनांक मतलब सघन माध्यम से किसमें, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। और हम ये कहें कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो ओ किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तथा इससे ए बी और डी ये जो पृष्ठ है इस पर हम काला रंग करते हैं, जिसके द्वारा ये ओ प्रकाश किरण अवशोषित कर ली जाती है। ठीक, उसी प्रकार जो दूसरी किरण ई होती है, उस दूसरी किरण ई का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.468 होता है और कनाडा बाल्सम सीमेंट का अपवर्तनांक 1.55 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे ये क्रिस्टल द्वारा अवशोषित नहीं होती है तथा क्रिस्टल से निर्गत हो जाती है, और जो निर्गत प्रकाश किरण ई होती है वो
समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करवाती है। इसे हम क्या कहते हैं, निकोल प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, द्विवनता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्विवनता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, द्विव अपवर्तन द्वारा पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे द्विवनता द्वारा। द्विवनता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्विवनता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी टूरमेलिन क्रिस्टल पर, एक क्रिस्टल होता है टूरमेलिन होता है, क्रिस्टल जब टूरमेलिन क्रिस्टल पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश दो भागों समांतर व लंबवत प्रकाश सदिशों में विभाजित हो जाता है। लंबवत सदिशों का क्रिस्टल द्वारा अवशोषण हो जाता है तथा समांतर सदिश पारगमित हो जाते हैं, जिससे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। इसे द्विवनता सिद्धांत कहते हैं। देखो भाई, हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम द्विवनता सिद्धांत पढ़ेंगे तो द्विवनता सिद्धांत होता क्या है कि टूरमेलिन क्रिस्टल होता है। इस टूरमेलिन क्रिस्टल पर जब हम प्रकाश आपतित करवाते हैं तो प्रकाश परस्पर लंबवत और समांतर, यानी कि उस क्रिस्टल के समांतर और क्रिस्टल के लंबवत। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि हमारे पास में क्रिस्टल है, हमारे पास में क्या ये क्रिस्टल है, जो मैं क्षैतिज रेखा खींचूंगा वो रेखा तो क्या होगी, समांतर होगी, और ऊर्ध्वाधर क्या होगी, लंबवत होगी। ये मान के चले ये प्रकाश आपतित हुआ तो इसके एक तो क्या होगी, समांतर पारगमित हो रही है, और दूसरी सदिश क्या हो रही है, इसको मैंने डेल्टा से दर्शा दिया है। ऐसे प्रकाश क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित या विभाजित हो रहे हैं। ये प्रकाश तंग दो में विभाजित हो गया और एक ऐसे विभाजित हो रहा है। तो ये जो ऊर्ध्वाधर है या लंबवत प्रकाश सदिश हैं, ये लंबवत प्रकाश सदिश इस टूरमेलिन क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जो समांतर प्रकाश सदिश होता है, यह समांतर प्रकाश सदिश इस टूरमेलिन क्रिस्टल से पारगमित हो जाता है। जब ये पारगमित होता है तो इससे प्राप्त जो प्रकाश होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, द्विवनता का सिद्धांत कहते हैं। इस द्विवनता के सिद्धांत पर जो पोलराइड होता है वो पोलराइड क्या करता है, कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, द्विवनता के सिद्धांत पर कार्य करता है। पोलराइड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल है और एक इसकी एक्टिविटीज होती है पोलराइड की, पोलराइड क्या होता है। इस पोलराइड के बारे में प्रैक्टिकल रूप में कल मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा कि पोलराइड कैसे काम करता है और पोलराइड के अकॉर्डिंग जो मेलस का नियम होता है वो कैसे होता है। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।